बिहार में एक जिला है सिवान। वहां के सदर अस्पताल का हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वैसे आप तस्वीर देखेंगे तो आपको ठीक ठाक ये नजर आएगा, मगर यहां सरकारी पैसे को लोगों के लिए जो एम्बुलेंस खरीदे गए हैं उसका बेजा इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये सारे एम्बुलेंस सड़ गल रहे हैं। बल्कि एक और बात, सिवान के विधायकों ने जन सेवा के नाम पर अपने कोटे से कुछ एम्बुलेंस खरीदे और वे कहीं ज्यादा दाम पर खरीदे गए, जैसे 1 लाख का 2 लाख में, ताकि वो जो 1 लाख है वो कमीशन के तौर पर एमएलए साहब को मिल जाए। जब मामला मीडिया में उछला तो वे एम्बुलेंस गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो गए। मगर उनकी अपनी एक असलियत है। हमारे सहयोगी आकाश सिवान के एम्बुलेंस और विधायकों के जरिए खरीदे गए एम्बुलेंस की असलियत आपको बता रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिएगा और आकाश को सुनिएगा भी। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही जर्जर है। इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि हमारे पीछे ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस काफ़ी लंबे समय से ऐसे ही खराब पड़े हुए हैं और इसको देखने वाला कोई नहीं है। स्थिति ये बनी हुई है कि लगातार मरीज अगर फ़ोन करते भी हैं तो कोई एम्बुलेंस उन्हें नहीं मिलता है और नहीं उनके समय पर पहुँच पाता है। अंत में मरीजों को महंगे में एम्बुलेंस प्राइवेट लेना पड़ता है और उसको लेकर फिर पटना और गोरखपुर जैसे जगहों पर जाकर इलाज कराना पड़ता है। आपको बता दें कि अभी से 1 साल पहले ही एक बड़ा खुलासा हुआ था कि माननीयों द्वारा यहाँ के एमएलसी और विधायकों के द्वारा लगभग 11 एम्बुलेंस खरीदे गए थे, जो अपनी कीमत से 2 गुने दाम में खरीदे गए थे। और उसके बाद से एम्बुलेंस को वो एम्बुलेंस कहाँ गए, किस जगह रखे हुए हैं, इसका अभी तक नहीं पता चला है। जो जानकारी है उस हिसाब से ये बता दें कि आयुर्वेदिक कॉलेज में एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज में एम्बुलेंस को रख दिया गया है जो माननीय द्वारा खरीदे गए थे और उसी में से कुछ एम्बुलेंस प्राइवेट में भी चलाया जा रहा है। यानी सरकार के मोटे फंड लगे, सरकार के फंड को लगाया गया, लेकिन वो पैसे अब सरकार के जो पैसे हैं वो जनता के शोषण के लिए उपयोग किए जा रहे हैं और वही एम्बुलेंस अब पटना और गोरखपुर जैसे जगहों पे जाते हैं और मोटी रकम वसूल करते हैं। तो ऐसे में सरकार की ये जो महत्वाकांक्षी योजना थी कि लोगों को आसानी से स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराना और दूर दराज तक लेके जाना, गांव क्षेत्रों से भी लेकर शहर तक आना, ये सारी व्यवस्था फ्लॉप होती नजर आ रही है। आपको अंदाजा हो गया होगा कॉलेज का हाल क्या है, मैंने आपको दिखाया। अस्पतालों का हाल क्या है, मैंने आपको दिखाया। रोजगार की स्थिति क्या है, आंकड़ों के जरिए बताया। फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने 18 साल में बिहार में क्या नहीं किया। उन्होंने सब कुछ कर दिया है, बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, वहां के जो नेता हैं, उनका विरोध करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार को विकास के नाम पर क्रेडिट दिया जाना चाहिए, उनको तमगा दिया जाना चाहिए। वो सुशासन बाबू नहीं, विकास पुरुष कहे जाने चाहिए, जो उनका अपना दावा है, लेकिन सच्चाई मैंने आपके सामने रखी। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का गृह जिला है गोपालगंज। सिवान, जहां की तस्वीरें आप देख रहे थे, उसके ठीक बगल का यहां का एक पैरा मेडिकल कॉलेज है और वहां मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। तस्वीर आप देखिए और सोचिएगा कि ये पैरा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ फैकल्टी जो है वहाँ टीचर्स नहीं है, टीचर्स की बेइंतहा कमी है। नतीजा ये है कि लैब और कंप्यूटर की पढ़ाई तो बच्चे यहाँ के कर ही नहीं पाते, कभी कर ही नहीं पाए। अब आप ये समझिए कि यहाँ कुल 135 स्टूडेंट्स हैं। पहला सेशन 2020-22 का गुजर गया, मगर यहाँ पढ़ाई की बुनियादी सुविधाएं अभी तक नहीं हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। और पैरामेडिकल का मतलब है कि आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ा मामला है। जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, जो टेस्ट लैब के लोग होते हैं, उन सबों की पढ़ाई यही होती है। नीतीश कुमार को बिहार में 18 साल हो गए। आपने शिक्षा का, स्वास्थ्य का हाल देखा, रोजगार की स्थिति का भी अंदाजा आपको हमने देने की कोशिश की। सवाल यह है कि जब सरकार आई, यानी कि 2005 में, तब बिहार में गरीबी दर 54% के आसपास थी और आज 18 साल बाद यह 51.9% है, यानी कि 52 मान लीजिए। तो 54% 2005 में और 2023 में 52%, यानी कि गरीबी कितनी कम हुई? 2%। कितने साल में? 18 साल में। विकास पुरुष सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज्य। यह आंकड़ा नीति आयोग ने जब जारी किया था, उस पर बिहार की सरकार ने बहुत बवाल काटा था कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, हमने बहुत कुछ किया है। महाराष्ट्र में
लाठी खाते हैं तो बिहार के मजदूर होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ऊपर चट्टान, पहाड़ से चट्टान गिर जाती है तो दब के मरने वाले लोग बिहारी मजदूर होते हैं। गुजरात और पंजाब में जब हमले होते हैं तो बिहारी मजदूर झेलते हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स करते हैं आतंकवादी, तो कोई न कोई बिहारी मजदूर या रेहड़ी पटरी वाला मारा जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकॉनमी के ताज़ा आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ और यह फरवरी 2023 के बारे में बता रहा है कि देश में जब 7.5% बेरोजगारी थी, उस समय बिहार में बेरोजगारी की दर 12.3% है। 7% से थोड़ा ऊपर देश का औसत है, तो 12% से ज्यादा बिहार में बेरोजगारी का औसत है। यह हरियाणा, राजस्थान और झारखंड से बस बेहतर है। ये स्थिति है बिहार के 18 साल के शासन के बाद। और नीतीश कुमार बार बार जो कहते हैं कि मैंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरे लिए जरूरी लगा कि अरशद के जरिए वो आधा सच जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता बुला करके आपके सामने रखो। 14 साल में राम का वनवास पूरा हो गया। 12 साल में पांडव लौट आए हस्तिनापुर, लेकिन 18 साल बाद भी बिहार अपने दिन के बहुरने का इंतजार कर रहा है। और यह अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी। मुद्दा नया होगा, सवाल नया होगा। आप हमें अपनी राय जरूर देते रहिए। आप जिन बातों को, जिन मुद्दों को, जिन सवालों को रखना चाहते हैं, उनको जरूर आप ट्वीट के जरिए, फेसबुक के जरिए, मैसेज के जरिए भेजा कीजिए। आपके भेजे सवालों को अरसद के जरिए हम उठाने की कोशिश करेंगे। आपका सरोकार, आपका सवाल, आपकी आवाज़, आपका अरसद। नमस्कार।